हेलो कैसे हो। महाराज क्लास यूपी बोर्ड हाई स्कूल के इस नंबर 1 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई एकदम जबरदस्त चल रही होगी। तो बेटा आज हम क्या है अपने इस चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ को बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म करने वाले हैं। जैसा कि आपका क्या है एग्जाम पास आ रहा है, एनुअल एग्जाम पास आ रहा है। अब आपको वो चाहिए जो शुरू से अंत तक ढंग से तैयारी करा सके, और आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि शुरू से अंत तक बहुत डिफाइन तरीके से बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया जा सके। लेकिन ये हो सकता है अगर आज आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं। बिल्कुल मैं कर रहा हूं, आज आप इस क्लास को भाई 45 मिनट्स के कम क्लास होने वाली है, और इस 45 मिनट्स की क्लास में आप पहले चैप्टर का पूरा समरी वन शॉट वीडियो यानी शुरू से अंत तक को बेहतरीन तरीके से जानने वाले हो। मैं एक एक पॉइंट सब कुछ आप बताने वाला हूं। अगर मन लगा कि आपने क्लास आज अटेंड कर ली, समझ लेना भैया क्या ही बेड़ा पार हो जाएगा, बेहतरीन नंबर पाने वाले हो। एक बात जान लेना, अगर क्लास अच्छी लगे, मस्त लगे, तो भैया पहले शुरू से अंत तक खुद देखना, दूसरे दोस्त को भी करना, और लाइक कमेंट जरूर करना। क्योंकि देखो यार, तुम्हारा लाइक कमेंट करने से थोड़ा समझ लो कि हमें एनर्जी बूस्टर का काम करता है, और हम क्या है और एनर्जी के साथ नई नई वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो बस यही है कि शुरू से अंत तक का बढ़िया ढंग से भैया वीडियो देखना, और एक एक चीज को नोटिस करना। हो सके तो नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि ये आपके नोट्स के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाली है आज की क्लास। अगर नहीं कर पा रहे तो स्क्रीनशॉट बीच बीच में लेते जाना। और भैया क्या ही बात है, अगर आज 45 मिनट की क्लास अटेंड करने में अगर आप बेहतरीन अंक पा सकते हैं इस चैप्टर से, तो भाई क्या ही जा रहा है, पढ़ लो। इससे अच्छा की रील्स देखने में तो भाई 2 घंटे निकल जाते हैं। चलो आज शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारा आता है कि हमारे आसपास के पदार्थ है क्या चीज, ये पदार्थ क्या है, पदार्थ की ये है क्या, ये जो पाया जा रहा है ये ठोस द्रव गैसीय होते हैं कि और भी कुछ होते हैं। इन सभी तरीकों को, इन सभी चीजों को हम बेहतरीन तरीके से जानने वाले हैं। देखो, वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं, द्रव्यमान और स्थान, ये अगर दोनों में है, जिन जिन चीजों में ये दोनों चीज होगा, तो भैया समझ जाना ये जादू हो जाता है कभी कभी। अगर जिनमें द्रव्यमान हो और वो स्थान घेर रही हो, तो वो भैया क्या होगा, हमारा पदार्थ कहलाती है। याद रखना, पदार्थ की डिफिनेशन पूछ ले कि पदार्थ होता क्या है, बी द सिंपल, वे सारी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनका खुद का द्रव्यमान होता है, वो हमारे पदार्थ कहलाती है। इसके अलावा कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। अगर वही सेंसिबल आदमी समझेगा भैया पदार्थ क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, अरे अब इतना भी नहीं भाई, द्रव्यमान क्या होता है ये भी नहीं पता, तो क्या ही पता भाई, कोई भी वस्तु होता है उसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होता ही है, मास होता ही है, और भैया हमारा कुछ ना कुछ तो स्थान घेरेगी ही। सिंपल बता देना। भी कह रहा है कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बने, उनके प्रॉपर्टी बता देना। भाई पदार्थ होते हैं, सिंपल बता देना कि जितने आप पदार्थ देख रहे हैं, जितने भी आप आसपास जो भी देख पा रहे हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है, चाहे वो आपके आसपास की ऑक्सीजन, जो भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया भर की जो छोड़ देते हैं लोग, वो सारी गैसेस जो है आसपास, वो सब कुछ जो आप देख पा रहे हैं स्थान गिर रही है और उसमें बाहर है, वो भैया हमारा क्या है, पदार्थ है। और वो सब कुछ छोटे छोटे कण से मिलकर के बना है। सिंपल बता देना। आगे देखो, पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल कल्पना कर सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से हमने परमाणु की स्थिति नहीं देखी है, नाभिक कैसा होता है। हाँ, हमने उसको बनाया है, हमने अपनी कल्पनाएं दी हैं कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, लेकिन अभी तक कोई इतना खतरनाक सूक्ष्मदर्शी है, इतना पावरफुल सूक्ष्मदर्शी नहीं बना है जो उस इलेक्ट्रॉन को वाकई में चक्कर लगाते हुए देख ले। ये हमारी कल्पना है, हमारे साइंटिस्टों द्वारा की गई एक कल्पना है जो बता रही कि ऐसे ऐसे करके हमारा नाभिक है, कि अगर आज भी कोई आकर के नई थ्योरम रख देगा ना, तो शायद वो थ्योरम बदल जाए। तो बच्चों बस यही है कि आगे चीजें चल रही हैं, तो सिंपल ऐसे ही चीजों को क्रिस्टल क्लियर करके हमें चीजों को आगे बढ़ते हुए, आगे कुछ नई नई चीजें सीखते हुए चलना है। तो पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या होती हैं, क्या कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, इसे अंतरावकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरावकाश, या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बोलते हैं। मतलब एक बात जान लेना, जितने भी हमारे पदार्थ होते हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे
गैस हो, सभी के बीच में जो स्पेस जैसे अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा अंतरावकाश कहलाता है। अरे आप लिक्विड में देखना चाहो तो लिक्विड में सिंपल है, आप शरबत बनाओ ना, शरबत बनाने के लिए आप पानी लेना, पानी लेने के बाद एक काम करोगे, जब उसमें 1 चम्मच शक्कर घोलोगे ना तो पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा एक भी, थोड़ा सा भी। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड के बीच में जो जगह थी, जो स्पेस था, उसने शुगर उसमें चला गया। फिर और 1 चम्मच डालोगे शायद तब पर भी ना बढ़े, लेकिन हाँ एक समय आ जाएगा जब उसका पूरा अंतरावकाश भर जाएगा, उसमें जो खाली जगह थी वो फिल हो जाएगी, तो भैया उसके बाद उसका मतलब लेवल, पानी का लेवल बढ़ने लगेगा। लेकिन जब तक उसके बीच में अंतरावकाश रहेगा तब तक पानी का एरिया नहीं बढ़ने वाला, पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा, बात याद रखना, ठीक है। कह रहा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, बिल्कुल सही बात है, बात जान लेना। पदार्थ के कण जो भी हैं, चाहे लिक्विड चाहे द्रव, भैया हाँ गैस के कण ज्यादा गतिमान होते हैं, लिक्विड के थोड़ा, और भैया हमारे ठोस के बहुत कम गतिमान होते हैं, लेकिन गतिशील होते हैं, ये बात याद रखना। आगे पदार्थ की कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यस, क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को खींचते रहते हैं। आज मतलब एक बात जान लेना, जो हमारा ठोस होता है उसके जो कण होंगे ना, वो अपने आसपास के कण को बहुत अच्छे से, भैया उनके बीच में घनिष्ठ दोस्ती होती है, वो इलू इलू वाला समझ लो, चाहे तो भैया प्रेम होता है। और लिक्विड वाले थोड़ा सा दूर मतलब होता है, बस नाम चलाऊ वाले होते हैं, और गैस में तो साला होते ही नहीं, कहते भैया हम तो भैया नहीं जानते दूसरे को, जो बाहर में जाए। आ गया पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, जैसे भाई मैंने ऑलरेडी बता दिया, नमक शर्करा को अगर बीच में घोलेंगे तो इसमें बीच में स्पेस होता है, वो भर जाएगा। कण के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मैंने उसमें बता दिया है, जिसके जैसे हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अगर हम किसी चीज़ को, जैसे हम वाटर है, वाटर को बॉयल करेंगे, या हमारा आयरन है इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, जब इसमें भाई गर्म करने पे जो इसकी कण है ना, वो बहुत तेजी से मूवमेंट करने वाले लगेंगे। इसका मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया है, आप जाकर के देख सकते हैं कि अगर लिक्विड के भैया लिक्विड के कण अगर गतिमान है तो क्या इफेक्ट नजर आता है। मैंने आपको ये क्या है में नील जो होता है ना, जो कपड़ा 4 बूंदों वाला, हा तो उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट करके देख, एक हॉट वाटर में नील को मिलाया, एक कोल्ड वाटर को मिलाया, तो सबसे पहले जो हॉट वाटर में था उसमें नील जल्दी मिल गया। क्यों? क्योंकि जो इसके जो कण थे बहुत तेजी से गतिमान थे, तो जल्दी हो गया, और उसके कण थोड़ा धीरे धीरे मतलब मूव कर रहे थे, इस वजह से नील जल्दी नहीं घुला है, बात याद रखना। आगे कह रहा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत दरी ढंग से एक्सप्लेन कर दिया कि बात जाने ना, ठोस में ज्यादा आकर्षण बल होता है, लिक्विड में हमारा थोड़ा सा कम आकर्षण बल होता है, और गैस में ना ही के बराबर होता है, मतलब होता है ना, मान के चलो तो ये मतलब नेगेटिव के मान के चलो कि उतने के बराबर होता है, जैसे कण के में कम होता है। देखो अब हमारा आया क्या कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। एक और अवस्था होती है, कौन सा? प्लाज्मा। अब कह दो सर ये क्या चीज है भैया? प्लाज्मा। प्लाज्मा भी एक अवस्था होती है, जैसे सन का कोर, अर्थ का कोर, सन में जो हमारा लावा निकल रहा है ज्वालामुखी से, ये एक पदार्थ की अन्य अवस्था होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, जिनमें भैया ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। ठीक, एक और भी होता है, लेकिन अब आपको जाने की जरूरत नहीं है। ओके, उसे BEC भी बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, लेकिन आपको जानने की जरूरत ही नहीं है। अभी आप जब क्लास मतलब हायर स्टडीज करेंगे तब आपको वहाँ मिलेगा। इवन प्लाज्मा में आपको बहुत कम ही मिलने वाला है, बट आपको यही चीज़ मिलेगा। आगे देखो, पदार्थ की अवस्थाएं हो गया, किसी भी पदार्थ की अवस्थाओं का बनना। आगे क्या अवस्था? जैसे ठोस, द्रव और गैसीय तीनों अवस्थाएं उसके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। यदि जितने कणों के बीच की भाई दूरी बढ़ेगी, आकर्षण बल कम होगा, वे पदार्थ उतने कम ठोस, द्रव और लिक्विड गैस की ओर बढ़ता ही जाएगा। मतलब सिंपल ये समझाना रहा है कि अगर कोई पदार्थ है उसके बीच में आकर्षण, उनके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा था तो ठोस रहेगा, कम कर दोगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और कम कर दोगे तो गैस में चेंज हो जाएगा। तो वही बता रहा है कि पदार्थ जो है अवस्थाओं के हिसाब से बनते हैं। ये क्या है? आपको घर में गैस चूल्हा जलती है ना, आप ध्यान रखो वही चीज है कि हमारा गैस होता है,
ये हमारा क्या है, लिक्विड है, और ये हमारा क्या घर में बनाने वाला ईंट है, जो किस अवस्था में होता है भैया, ये होता है हमारा ठोस अवस्था में। तो ये हमारा ठोस हो गया, ये हमारा द्रव हो गया, ये हमारा गैस हो गया। देखो बेटा, आज जो मैंने टारगेट रखा है ना, वो बच्चों को एक ही क्लास में पूरा चैप्टर को ढंग से समझा देना। देखो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कम टाइम में बेहतरीन लेना है, बेहतरीन करके दिखाना है, यही हमारा टारगेट होना चाहिए। आगे देखो, कह रहा ठोस का गुणधर्म क्या है, ठोस का गुणधर्म कह रहा इनका निश्चित आकार और भैया स्पष्ट सीमाएं होती हैं। ठोस क्या कह रहा है, इनका भैया जो आकार होता है वो निश्चित होता है, और जो इनकी लिमिटेशन होती है वो भी सीमाएं होती हैं। ये ज्यादा फैल नहीं सकते, कुछ मतलब ज्यादा मतलब जैसे हम वैसे रहेंगे, इसमें चेंजेस नहीं आने वाला है कि भाई मूड हो गया हम ऐसे चले जाएंगे, हम ऐसे कर लेंगे, ना 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 बेटा, तुम्हारी क्षमता नहीं है। स्थिर आयतन अर्थात संपीडिता नगण्य होती है, मतलब इनको कंप्रेस करना बहुत कम किया जा सकता है। मतलब जैसे अब लोहे को है, लोहे को कितना कंप्रेस करोगे, कितना दबा सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आगे, बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार बनाए रखता है, कि अगर आप इस तरह, जैसे लोहा है, लोहा का दबाव वाला दबाव देखते हैं नहीं बदलेगा। तो वही कर रहा है कि भैया बाह्य बल लगने पर भी ठोस आकार बनाए रखता है, अपने इस आकार में चेंजेस नहीं लाता है। अंतराणुविक बल ठोस और द्रव और गैस से अधिक होता है। कह रहा है अंतराणुविक बल जो होता है ठोसों में द्रव और गैस से अधिक होता है। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो भैया हमारा ठोस होता है उसके बीच में जो अणु है, अणु परमाणु, वो सब क्या कर रहे हैं, दूसरे अणु भाई लिक्विड और गैस, इनसे क्या ज्यादा बल लगा रहे हैं आपस में, इनमें क्या आकर्षण बल ज्यादा होता है, और इसे हम बोलते हैं अंतराणुविक बल बोलते हैं। अब द्रव के गुणधर्म देखो, क्या कर रहा है, द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है। क्या है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। ये कहता है ये बिन पेंदी वाला लोटा वाला हाल है। मतलब लिक्विड को अगर 1 लीटर लिक्विड ले लो, 1 लीटर लिए, तो उसका आयतन तो भैया तुम्हारा 1 लीटर रहने वाला, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन वही 1 लीटर को तुम बॉटल में भरोगे तो उसका शेप देखो कैसा रहेगा, बॉटल के हिसाब से। वही 1 लीटर तुम थाली में डाल दो तो थाली के जैसे हो जाएगा। वही 1 लीटर तुम अपनी पानी की टंकी में डाल के आ जाओ तो पानी का टंकी के हिसाब से शेप ले लेगा। मतलब उसको जहां पर भी रख दोगे जिसके हिसाब से, वो उसी का अनुकूल हो जाएगा। बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। फिर द्रवों में बहाव होता है, मतलब कि ये लिक्विड में भैया बह जाते हैं। अब ठोस को बहे तो बह जाए, भला कतो बहेगा, नहीं बह सकता। तो द्रव भैया में बहाव होता है, इनका आकार बदलता रहता है। बिल्कुल ऑलरेडी हम बात कर ली। इनका जो है अंतराणुविक बल ठोस से कम लेकिन गैस से ज्यादा होता है। किसका, हमारे विश्व भैया द्रव के। द्रव में याद रखना, जो अंतराणुविक बल होता है ये ठोस से ज्यादा नहीं, ठोस से कम, और लिक्विड से, अरे गैस से ज्यादा होता है। इसे बाद में माइंड में रख लेना। आगे कह रहा है गैस के गुणधर्म में क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो भैया कह रहा है ठोसों में द्रवों की तुलना में गैस की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। अब जो घर में जो गैस आती है ना, हमारे LPG है, HP है, इंडियन गैस जो भी आती है, तो कंपनी कई सारी, तो इनको देखो 14 किलो गैस को कंप्रेस करके पूरा सिलेंडर में भर दिया जाता है। अब वो 14 किलो गैस पता नहीं कितना खोल दो, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाएगी। वही कर रहा है कि भैया इसको हम संपीड़ितता ज्यादा कर सकते हैं, इसको कंप्रेस बहुत ज्यादा किया जा सकता है। इनके अणुओं के बीच में अंतराणुविक बल सबसे कम होता है। मतलब इनके बीच में जो अंतराणुविक बल होता है, मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया, जो गैस होते हैं इनके कारण दूर दूर तुरंत फैल जाते हैं। इनके बीच में अंतराणुविक बल बहुत कम होता है, अंतरावकाश बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनके बीच में अणुओं के बीच में कोई स्पेस होता है, मतलब कि फुल स्पेस ही होता है। आगे, गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। बिल्कुल, इनका विसरण काफी तीव्र होता है, मतलब कि फैलते बहुत जल्दी हैं, बहाव इनका ज्यादा होता है। अब बहुत बेहतरीन टॉपिक आया, इवोपोरेशन जो हमारा होता है, ये बहुत खतरनाक टॉपिक होता है। बच्चे अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। वाष्पीकरण कहता है, ध्यान देना। तो वाष्पीकरण क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कर रहा है कि क्वथनांक से कम, अभी परेशान न होना क्वथनांक क्या होता है, पहले वजह जान लो। क्वथनांक से कम तापमान पर
द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। कि भाई कोई चीज का क्वथनांक, जैसे पानी का क्वथनांक भैया हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वह ताप जहाँ पे कोई लिक्विड बॉयल करने लगे, तो कह रहा उससे कम तापमान जब कब द्रव वाष्प में परिवर्तन होने लगे। भैया 100 डिग्री सेल्सियस पहले जब वो क्या है, गैस यानी लिक्विड जो है हमारा पानी जो है वो गैस में बदलने लगे, यही क्रिया हमारी वाष्पीकरण कहलाती है। फिर से देख लो, क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक से तापमान कम हो, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस तो उससे कम तापमान हो, पर क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ये बात माइंड में रख लेना। बात क्लियर? अब आगे देखो, तो क्वथनांक क्या होता है पहले इसको ढंग से देख लो। कह रहा है वायुमंडलीय दाब पर जो हमारा एक एटम, हमारा जो हमारा वायुमंडलीय दाब होता है वो एक एटम होता है या एक एटमॉस्फेयर बोलते हैं, पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है वह तापमान उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। मतलब वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड बॉयल करने लगे वह उसका क्वथनांक कहलाता है। बात जान लेना, सभी का जो जो चीजें हैं, जैसे ऑयल है या दुनिया भर की चीजें, सभी का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे हमारे शुद्ध पानी या प्योर वाटर जिसका क्वथनांक हमारा 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। इसलिए जल का क्वथनांक हमारा 373 केल्विन होता है। ये बात याद रखना, ठीक, कि जल का वो टेम्परेचर होता है जहां पर जल उबलने लगता है। दोस्त, ठीक। अब आगे देखो, कर रहा है गलनांक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। कह रहा है जिस ताप पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, ठोस पिघल कर द्रव बन जाता, मतलब वो टेम्परेचर जहां पर जैसे आइस है, आइस हमारा मेल्ट होकर के क्या बन जा रहा है, लिक्विड बन जाता है। तो वही कह रहा है कि वह तापमान जिसमें ठोस पिघल कर, कोई और ठोस की बात कर रहा है, ये बात याद रखना, ठीक है। वह तापमान जिस पर ठोस का पदार्थ का गलनांक कहलाता है। मतलब अगर कोई भी हमारे पास ठोस है और वो ठोस किसी टेम्परेचर पे लिक्विड में चेंज हो जा रहा है, जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड में चेंज होने लगेगा भैया वो हमारा क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। जैसे बर्फ का गलनांक भैया हमारा 273.16 केल्विन होता है, अर्थात बर्फ जो है इतने केल्विन ताप पर गलने लगता है। या 0 डिग्री सेल्सियस बोल दो, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी बोल दोगे तो भी सही हो। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है हमारा भैया, बर्फ क्या है, गलने लगता है, लिक्विड में चेंज होने लगता है। तो ये हमारा क्वथनांक था, ये हमारा गलनांक। क्वथनांक जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगे क्वथनांक कहलाता है, और जिस ताप पर कोई भैया ठोस से द्रव में चेंज होने लगे तो हमारा क्या कहलाता है भैया, गलनांक कहलाता है। आगे देखो, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, जो वाष्पीकरण अभी हमने पढ़ा पीछे, उसको कौन कौन चीजें हैं जो प्रभावित करती है, इम्फेक्ट डालती है। क्या, सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दो, क्या कर दो, एरिया बढ़ा दो। अब सोच के देखो, अब भैया क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे हीट कर रहे थे, अब इतना था यहाँ पर था, लेकिन इसी को हमने एरिया और बढ़ा दिया, तो अब जब गर्म होगा तो चीज़ें बहुत जल्दी मात्रा में वाष्पीकरण हमारा बढ़ जाएगा। जो इतने में गर्म हो रहा था तो भाई कम मात्रा में भाई उसका वाष्पन हो रहा था, अब यहाँ पर ज़्यादा होने लगेगा तो वही बढ़ाने पर बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ा दोगे भाई, टेम्परेचर भाई तुमने जितना था उतना ही ठीक है, लेकिन टेम्परेचर तुमने और बढ़ा दिया तो वाष्पीकरण फिर और बढ़ जाएगा। फिर कह रहा है आर्द्रता में कमी कर दो, आर्द्रता में अगर कमी हम कर देंगे तो भी हमारा भैया जो वाष्पीकरण होगा वो क्या होगा, धीमा हो जाएगा, कम हो जाएगा। वायु की गतिशील में गति में वृद्धि कर दो। कह रहा अगर वाष्पीकरण हो रहा था, लेकिन अब वायु में जब गति हो जाएगी ना, हवा तेज से चलने लगेगी, अब खुद से देखो जब तेज चलेगी तो भैया वो भी में क्या, वाष्पीकरण में भी गति को बढ़ा देगा। तो ये चीज होती है, इनको आप याद रखिएगा। अवस्था की परिवर्तन क्या है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। कह रहा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होने के कारण क्या है, निम्न है। क्या, कणों के बीच रिक्त स्थान में कमी या वृद्धि में अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे लिक्विड था, लिक्विड में आकर्षण बल कम था, हम आकर्षण बल बढ़ा दिए, ठोस में चेंज हो जाएगा। आकर्षण बल को और घटा दिए और कम कर दिए, गैस में चेंज हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर हम आकर्षण बल को कम करेंगे या ज्यादा करेंगे तो हम वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देंगे। पानी है किस में है, लिक्विड में है, फ्रिज में रख दो, आकर्षण बल कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा और भैया वो ठोस में चेंज हो जाएगा। यही पानी को भैया तुम रखे है, आप बॉयल कर दो, वाष्प बन जाएगा, गैस बन जाएगी, जिसके वजह से उसका आकर्षण बल और कम हो जाएगा। जो कम हो जाएगा तो भैया उसकी अवस्था परिवर्तन हो गया। तो कह रहा कणों के बीच रिक्त स्थान में कमी या वृद्धि अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। आगे
कह रहा है यदि पदार्थ के कणों की गतिशीलता बढ़ाए घटी दी जाए तो अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। वही है कि अगर जो कण है, अगर भाई देखो लिक्विड के थे, गतिमान थे, हमने उनकी गति को कम कर दिया, ठोस में चेंज हो जाएंगे। गति को बढ़ा दिया कणों को तो गैस में चेंज हो जाएंगे। सिंपल। आगे कहा यदि पदार्थ के कणों के बीच, यदि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को कम या अधिक कर दिया जाए तो पदार्थ में अवस्था, बिल्कुल सही बात है। अगर पदार्थ के कण हैं उनके आकर्षण बल को हम क्या कर दें, बढ़ा दें, लिक्विड है बढ़ा दो चेंज हो जाएगा, घटा दो तो भी चेंज हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि आकर्षण बल को हम घटा या बढ़ा देंगे तो भी है, और यहाँ पर रिच में रिक्त स्थान था, कम कर दोगे ज़्यादा कर दोगे तो भी बदल जाएगा। आगे आओ, ये आपका बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। बहुत अक्सर आपने इसको शादी ब्याह में देखा होगा, जब क्या बोलते हैं कोई लड़का है, मतलब कि शादी वादी होता है, जयमाल का टाइम आता है तो एक साइड साइड में देखो ना, या फिर मूवियों में पहले पुराने जब देवस्थान को दिखाया जाता है तो नीचे धुआं दिखाई दे जाता है, तो वहाँ पे शुष्क बर्फ का ही यूज़ किया जाता है। वही है कह रहा है ठोस CO2, यानी अगर जो हमारी गैस है CO2 गैस, उसको ठोस लिक्विड का मतलब कि हम इसको ड्राई कर दे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, शुष्क बर्फ कहलाएगा। ठोस CO2 जिसे उच्च दाब पर रखा जाता है, किसे उच्च दाब पर, मतलब कि जब प्रेशर हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, अत्यधिक उच्च दाब में रखने के कारण ही यह ठोस अवस्था में रह जा पाता है। अन्यथा 1 एटमॉस्फेयर में वायुमंडलीय दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल, अगर इसको हम, इसमें प्रेशर ज़्यादा नहीं रहेगा, उच्च प्रेशर नहीं रहेगा, तो ये कुछ देर बाद जब नॉर्मल से आएगा ये लिक्विड में चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। तो वही कह रहा है कि भैया 1 एटमॉस्फेयर में भैया क्या है, ये याद रखना कितने टेम्परेचर, मतलब कि वायुमंडलीय दाब पर, 1 वायुमंडलीय दाब पर भी डायरेक्ट क्या बिना लिक्विड में चेंज हुए गैस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा गैस ही था, और गैस को हमने क्या किया था, कंप्रेस करके उच्च दाब लगा करके ठोस में तब्दील कर दिया था। आगे देखो, यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। याद रखना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, ये बात याद रखना। देखो अब मैं कुछ चीजें बता दे रहा हूं, आपके क्वेश्चंस कहाँ कहाँ, मैंने क्वेश्चंस भले नहीं लिखे, मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि आपके बेहतरीन क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पदार्थ कहते किसे हैं, आप बेहतरीन तरीके से बता दीजिएगा पदार्थ कहते किसे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या होती हैं, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है या नहीं होता है, इसको पूछ सकता है। या पदार्थ के कण गतिशील होते हैं तो उनमें क्या प्रभाव नजर आता है, या फिर अगर गतिशील करना है तो हम क्या कर सकते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्या कहते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं, या क्या कहते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, आपके शॉर्ट वाले क्वेश्चन में। फिर आप इनको तो पता ही है। और ठोस का गुणधर्म क्या होता है, मतलब कि कैसे कैसे चीज़ें पाई जाती हैं, ठोस किसे कहते हैं, तो बता देना, जिनका आकार आयतन निश्चित हो, ये आप तमाम चीज़ें उनको लिख के बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपका। द्रव के गुणधर्म में पूछ सकता है तो भी आप ढंग से बता सकते हैं। फिर गैस का गुणधर्म में पूछा तो आप तो और अच्छे से बता सकते हैं, मैंने तो सभी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दिया। बहुत बेहतरीन। ये तो अक्सर पूछता रहता है कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं, तो आप उनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा वाष्पीकरण कहते किसे हैं। फिर क्वथनांक किसे कहते हैं और गलनांक किसे कहते हैं। ये तो आपके समझ लो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने बेहतरीन क्वेश्चन है कि क्वथनांक और गलनांक किसे कहते हैं, और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो बच्चों याद रखना, इसको कर लेना। आगे और हिमांक भी एक आता है, तो वो टेम्परेचर जहाँ पे कोई द्रव जमना शुरू होता है उसे हम हिमांक कहते हैं, बात याद रखना। तो जैसे हमारा जल है, पानी है, इसका जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से होता है, क्योंकि वहीं से वो जमना शुरू होता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से होते हैं, तो वही सतह के क्षेत्रफल बढ़ाने पर, ये चारों पॉइंट आप ढंग से याद कर लीजिएगा। आगे क्या रहा है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन क्या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है तो कैसे कैसे क्या चीजें बदलाव करके हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। अंतरावकाश घटाने बढ़ाने में क्या फर्क पड़ेगा, अंतरा आणविक बल बढ़ाने में या कम करने में क्या इफेक्ट नजर आएगा, या फिर उनकी जो अणुओं की जो गतिशीलता है उसको अगर हम कम ज्यादा कर दें तो भी क्या दिक्कत होगी। आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से आ सकता है, तो क्लियरिफाई कर लीजिएगा अच्छे से, आपको क्वेश्चन नोट। फिर आएगा आपका ये शुष्क बर्फ, बहुत बेहतरीन, बहुत जानदार, बहुत मस्त क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में शॉर्ट में
वेरी शॉर्ट में और कभी कभी ऑप्शनल में पूछ लेता है कि भैया हमारा शुष्क बर्फ या ड्राई आइस क्या होता है। तो बच्चों याद रखना, इनको बता देना भैया, वो कह देना इसका यूजेस शादी ब्याह में टेम्परेचर मतलब वहाँ पर धुआं उत्पन्न करने के लिए कहते हैं, इसमें ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है और उच्च दाब इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और अब इसी क्लास से लेकर के आपको पीपीटी चाहिए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम में दोनों जगह ग्रुप बने हुए, आप वहाँ पे दोनों जगह कहीं से भी संपर्क करके आप बेहतरीन क्वेश्चन, और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको जैसे लिखा है क्लास के नोटिफिकेशन, डेली क्लासेस वीडियो, हर क्लास के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास से संबंधित क्विज देने का मौका, कुछ सॉल्व करने का, सबको मतलब आप व्हाट्सएप में भी यही चीज मिलेगा। और भैया यहाँ पर तो व्हाट्सएप में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइव पोल क्वेश्चन हर क्लास के, मतलब आप ये सब चीज़ों का लाभ एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो बस यही है कि तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, और ये लिंक तो आपको दी हुई है। तो बच्चों आज आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में जबरदस्त तरीके से नए टॉपिक के साथ। और मैं जान रहा हूँ आज आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया, अगर आया है तो आप दोस्तों के शेयर करिएगा, लाइक कमेंट मत भूलिएगा, क्योंकि यही हम लोग के लिए मैंने बताया एनर्जी बूस्टर होता है। हमारे सभी क्या है टीचर्स हैं पूरे, सब कोई सब आपको बराबर हर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सभी टीचर्स की क्लासेस ज़रूर अटेंड करिए, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।